हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा लाइट चैप्टर पे। इस पे अपन सीखेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट। इससे पहले अभी हमने सीखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने देखा कि प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर के केसेस के लिए कैसे लाइट बेंड होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और उसके कारण इमेजेस कैसे बनती है कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन। तो इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए पहले आप एक बार उन लेक्चर्स को गो थ्रू कीजिए, जिससे ये लेक्चर बेटर समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ठीक है, तो आपने अभी तक समझा कि जो लाइट है वो एक प्लेन सरफेस पे टकराकर उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है जितने ही एंगल पे वो आती है। तो अगर हमने बोला ये हमारा प्लेन सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगी, नॉर्मल से ऐसे एंगल बना के आएगी, हमारा नॉर्मल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही इसी पॉइंट से उतने ही एंगल पे चली गई। तो यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर लाइट यहाँ तो एक ही सरफेस पे थी, एक ही मीडियम पे थी, कोई इसका मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, इसी में एयर में ही है, एयर में ही चली गई। लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का क्या चेंज होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो। हाँ, चलो देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, देखो, जब लाइट, ये हमारा एक मीडियम है, इसको अपन ने नाम दे दिया मीडियम वन, इसको अपन ने नाम दे दिया मीडियम टू। तो लाइट जब एक मीडियम से ऐसे आती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और अगर ये मीडियम इससे ज्यादा डेंसर है, डेंस मीडियम, जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, एयर कम डेंस है, उसके रिस्पेक्ट में पानी ज्यादा डेंस है। ठीक है, तो ये अगर डेंस मीडियम है तो लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं, यहां पे इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस टाइम पे लाइट बेंड होती है इन नॉर्मल के साथ, उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी अपन अज्यूम क्या किए हैं, जो M1 है वो लेस डेंसर है M2। M2 मीडियम क्या है, ज्यादा डेंसर। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। देखो होता कैसे है, ऐसा समझो, आप नॉर्मल ट्रैफिक पे जा रहे हो, ठीक है, नॉर्मल सिटी पे बाइक चला रहे हो। अगर रोड पूरी खाली रहेगी, बाइक चलाओगे, एक अच्छी स्पीड में चलाओगे, डिसेंट स्पीड, बहुत स्पीड में नहीं चलाना है वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो तो जा रहे हो गाड़ी, लेकिन अगर ट्रैफिक आ गई तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा, स्लो। जस्ट लाइक दैट लाइट भी उसकी तरह ही है। ऐसा समझो कि लाइट अगर कम डेंसर मीडियम पे चलती है, ट्रेवल करती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, अपन लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो क्या होती है, बताओ भाई, 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लाइट अगर डेंसर, लेस डेंसर मीडियम पे चल रही है तो लाइट अच्छे स्पीड से चलेगी, और लाइट अगर ज्यादा डेंसर में जाएगी तो उसमें स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड वो क्या करता है, इनसाइड नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। अगर ये मेरा लेस डेंसर हुआ और ये मेरा ज्यादा डेंसर हुआ, तो उसमें क्या होगा, लाइट जो इंसिडेंट कर रही है वो क्या करेगी, नॉर्मल। अब देखो, ये लाइट को जाना कैसे चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन किधर बेंड हो गया, इस डायरेक्शन में बेंड हो गया। ठीक है, इसी बेंडिंग ऑफ फेनोमेना ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, यहां पे हमने एक ग्लास स्लैब लिया है, इस ग्लास स्लैब में जो ये लाइट आ रही है, दिस इज आवर इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब यहां पे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, इसको क्या बोले, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, अब ये लाइट जो है एयर से किस में एंटर कर रही है, ग्लास में एंटर कर रही है। तो एयर इज आवर लेस रिलेटिव, एयर इज ऑब्वियसली रिलेटिव लेस डेंसर मीडियम, ग्लास इज आवर डेंसर मीडियम। ठीक है, ज्यादा डेंसर होगा एयर से, तो ये क्या करेगा लाइट, अब इस पे स्पीड ज्यादा रहेगी ऊपर वाले मीडियम पे, जैसे ही एंटर करेगी स्पीड, रुकावट आ गई ना भाई, ट्रैफिक आ गया, तो स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर स्पीड कम हो गई तो किधर बेंड कर जाएगा, इनसाइड दी नॉर्मल बेंड कर जाएगा, और इनसाइड दी नॉर्मल बेंड कर गया तो इसको अपन, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, लाइट जा ऐसे रही थी, इसको जाना इधर चाहिए था, उसको बेंड हो गया, तो चेंज लाइट का क्या हुआ, डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट। लाइट के डायरेक्शन में चेंज हो गया व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट क्यों यूज कर रहे हैं, मान ले एक वॉल रख दी तो क्या लाइट इंटर करेगा, नहीं ना भाई, उसमें जाने के लिए एटलीस्ट वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, इसलिए अनदर ट्रांस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट। ठीक है, अपन इसको और बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट।
bending of light from one when it travel from one medium to the another medium, ठीक है, one medium to the another medium, that is called refraction of light. यही आपको याद रखना है, ठीक है. अब देखो, लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो लाइट किधर जाता है भाई? इनसाइड द नॉर्मल बेंड करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल. किधर बेंड करेगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल. और लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, देखो अब यहां पे क्या है, डेंसर मीडियम है, बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक, उसको ट्रैफिक कम मिल गई, और जैसे ट्रैफिक कम मिल गई उसके बाद क्या करता है, तेज भगाते हैं गाड़ी को, स्पीड करते हैं थोड़ी, तो लाइट क्या होगी? तेज जाएगी, और जाएगी तो क्या होगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. ऐसे आपको समझना है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल ऑफ, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, निकल रहा है ना भाई, ग्लास स्लेब से निकल रहा है, इमर्ज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दोनों सेम आते हैं. ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों क्या आते हैं? सेम आते हैं. इस चीज को अपन एक बार देखेंगे और फिर से देखते हैं. अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, लाइट क्या जा रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अपन ने यही बोला कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी बताता हूं. देखो, ये मेरा आर है, ये मेरा डी है, ठीक है, दिस इज आर डी. तो अपन क्या बोलेंगे? आर डी शर्मा को क्या पसंद होता है भाई? मैथ का टीचर है तो उसको क्या पसंद होगा? नॉर्मल पसंद होगा, परपेंडिकुलर. इसी तरीके उसको क्या पसंद है? नॉर्मल पसंद है. आर डी शर्मा को क्या पसंद है? नॉर्मल पसंद है. किधर पसंद होगा? तो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो किधर एंटर करेगा? नॉर्मल की तरफ एंटर करेगा. आपको ऐसे याद रखना है. अगर डायग्राम आए तो ऐसे, तो ऑब्वियसली इस पे स्पीड ज्यादा होगी, इस पे स्पीड कम होगी. उसी तरीके से डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इसको कैसे याद रखना है? डी आर. तो डॉक्टर को, तो डॉक्टर को कौन नहीं पसंद होता? डॉक्टर के पास कौन से लोग आते हैं? जो बीमार लोग होते हैं, अब नॉर्मल लोग होते हैं. ठीक है, क्या नॉर्मल लोग आते हैं जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है? नहीं आते हैं. तो डॉक्टर को कौन नहीं पसंद है? नॉर्मल लोग नहीं पसंद है. तो अपन क्या बोलेंगे? डॉक्टर को नॉर्मल लोग नहीं पसंद है, डी आर एन. ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो. अब इस चीज को समझो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर कैसे हो जा रही है. तो देखो, यहां पे एक लॉ आता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा. उसको कांस्टेंट बोलेंगे फॉर अ सेम मीडियम. ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? साइन आई बाय साइन आर जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा हर वक्त. साइन आई और साइन आर क्या रहेगा? हर वक्त कांस्टेंट रहेगा. तो अगर अपन इस पॉइंट के लिए, यहां के लिए तो रिफ्लेक्शन लगा के लिख दिए, इस पॉइंट के लिए अगर अपन रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लगाएं तो अपन क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखना. यहां पे अपन इंसिडेंट एंगल क्या है? साइन आर. ठीक है, साइन आर. और यहां पे क्या होगा? साइन ई. ठीक है, लेकिन यहां पे मीडियम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 1/k. ठीक है, आप इसको जब डिवाइड दोगे तो आई और ई क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा. आपको ऐसे याद रखना है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे फिर से बराबर हो जाएगा यही. अब इस टाइम के लिए क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगा. अब ये फिर से उसी मीडियम पे बाहर निकल रहा है जो कि एयर से आया था, तो ये क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस. एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं. ठीक है, अभी अपन इस चीज को आगे वाले स्लाइड में समझेंगे. आपको बस ये समझ के रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है, चलो अब देखो, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इसी चीज को कि अगर लाइट, ये हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये हमारा प्लेन सरफेस है, ठीक है, अगर लाइट इस सरफेस पे आके टकरा रही है और एंटर कर रही है तो लाइट, ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया लाइट के लिए. ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया. तो लाइट अगर इस एंगल पे आई, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल. उसको जाना तो इधर चाहिए था लेकिन बेंड क्या हो गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो लाइट जब डेंस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है. आर डी शर्मा भाई, आर डी शर्मा. ठीक है, आर डी शर्मा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है. ठीक है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. ये कैसे समझाया कि लाइट पहले कैसे क्राउड में थी? लेस क्राउडेड प्लेस में थी, फिर किधर आ गई? ज्यादा क्राउडेड प्लेस में आ गई. तो यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी बढ़ गई ना, डेंसर मीडियम हो गई. तो यहाँ स्पीड क्या करनी पड़ेगी? स्लो करनी पड़ेगी. इसलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीजेस. ठीक है, फिर से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे आ गई. तो डेंसर मीडियम पे हमारा क्या था? एंगल ऑफ ये इंसिडेंट ले लेते हैं.
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आया तो ट्रैफिक खाली मिल गया, तो लाइट क्या होगी, स्पीड बढ़ा लिया, तो ये कहां चला जाता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चला जाता है। तो आपको क्या बोलना है कि लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे आती है तो क्या होता है, लाइट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, और डेंसिटी, अब इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं। तो अभी हमने बोला कि लेस क्राउडेड से ज्यादा क्राउडेड में जा रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे ज्यादा क्राउडेड से लेस क्राउडेड में आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहां देखते हैं, तो देखो इंसिडेंट लाइट जो है बिल्कुल नॉर्मल के साथ ही आई है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई की वैल्यू वो क्या हो जाएगा, जीरो। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कोई एंगल ही नहीं है, इधर से ही आ रहे, कोई भी एंगल नहीं है नॉर्मल के साथ, तो ये सीधा कैसे जाएगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, इट पासेस अनडेविएटेड, उसका कोई डेविएशन हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसका डेविएशन की बात करता हूं, इसका डेविएशन की बात करता हूं, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल आई है, तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल आई आई। ठीक है, इसका एंगल ये, तो अपन को डेविएशन अगर बताना है तो डेविएशन क्या हो जाएगा भाई, आई माइनस आर। ठीक है, आई माइनस आर, और यहां पर अगर डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आई, इतनी बेंड हो गई। ठीक है, तो यहां पे डेविएशन क्या हो जाएगा भाई, पूरा एंगल मेरा क्या था, आर, आर माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई माइनस आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। बड़े वाले एंगल में से आई को हटा दिया तो अपन को पता चल गया इतना डेविएट होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, सीधी निकल जा रही। लेकिन लाइट अगर इस मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है जो कि डेंसर है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो डायरेक्शन का जो चेंज हो रहा है लाइट का, ये किसके कारण हो रहा है, बेसिकली वेलोसिटी के चेंज होने के कारण। ठीक है, चलो एक छोटा सा इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको इनके आंसर्स देने। ठीक है, इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, दिख रहा है, वो ग्लास स्लैब को कितने डिग्री पे टकराई, 30 डिग्री पे टकराई, तो आपको इंसिडेंट एंगल बताना है। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है भाई, जो नॉर्मल के साथ बनाता है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा मीडियम 1 है, ये हमारा मीडियम 2 है। ठीक है, ले ऑफ लाइट स्ट्राइक ग्लास सरफेस, ये हमारा ग्लास सरफेस है, तो इंसिडेंट एंगल कौन सा हो जाएगा, इस एंगल को निकालेंगे, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60। तो देखो चेक करो अपना आंसर, किसका किसका 60 आया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, आपको टाइम दूंगा 5 सेकंड का, वीडियो को पॉज करके आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना है, सोचना है, नोट नहीं करना। इससे पहले जो चीजें लिखवा रहा हूँ वो नोट करो, क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट नहीं भी कर सकते, आप लिखते जाओ जल्दी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास सरफेस नॉर्मली, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना, ग्लास सरफेस को कैसे टकरा रहा है, नॉर्मली टकरा रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसे आया, तो ये हमारा नॉर्मल हुआ, और इंसिडेंट लाइट भी क्या हुआ, कुछ ऐसे ही एंगल पे आया, इधर से ही आया है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बताना है इसमें। ठीक है, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हो गया, चलो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अपन कैसे बताएंगे, नॉर्मल के साथ एंगल, कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्राइक नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा भाई, कोई एंगल नहीं आएगा, तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलो देखते हैं इसका, यस आंसर जीरो हो रहा है इसका। ठीक है, जिसका जिसका आंसर आ रहा भाई देखते रहो, इसी बेसिक क्वेश्चंस को पहले समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसके बाद अपन इसको थोड़ा और इंक्रीज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द ग्लास सरफेस एट 30 डिग्री, द एंगल ऑफ इमरजेंस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अगर ये ग्लास स्लैब है, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमारा इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट ऐसे आई ग्लास स्लैब में, कुछ ऐसे बेंड हो गई, फिर अगेन ऐसे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ड्रॉ करते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हमने बताया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्लास सरफेस को एट एंगल 30 डिग्री, स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस एट एंगल 30 डिग्री, तो ये 30 है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, आई का वैल्यू 60। और हमने अभी बताया आई जो है ई के बराबर होता है, तो अपन ये भी कितना होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस दैट इज ऑल्सो 60। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A ray of light strike a glass surface at of an angle of 50 degree with the normal, the angle of incident। तो नॉर्मल के साथ 50 डिग्री बना रहा है,
ग्लास सरफेस पे, तो अगर अपन ग्लास सरफेस बनाए ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ग्लास सरफेस स्ट्राइक अ ग्लास स्लैब एट एंगल 50 डिग्री विद द नॉर्मल, तो नॉर्मल के साथ 50 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो नॉर्मल के साथ जो ही एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए सॉरी ए, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इनको देखो समझो, इस क्वेश्चन को जवाब दो। चलो, अ रे ऑफ लाइट गेट डेविएटेड व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम चला जाता है, तो रे ऑफ लाइट गेट डेविएटेड व्हेन इट पासेस, तो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, क्यों, कलर में चेंज हो जाता है, कलर में चेंज नहीं भाई, कलर में तो चेंज नहीं होता है। स्पीड ऑफ द लाइट चेंजेस, यस, स्पीड ऑफ द लाइट, जब एक मीडियम से, हमने बताया ट्रैफिक का एग्जांपल लेके, जब अपन लेस ट्रैफिक में जाते हैं स्पीड अच्छी खासी रहती है, ज्यादा ट्रैफिक होती है स्पीड स्लो करनी पड़ती है। तो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, इसी के कारण क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। तो अपन क्या बोलेंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फ्रीक्वेंसी के तो नहीं होता है भाई, चेंज इन फ्रीक्वेंसी एनर्जी का टर्म है, ये सब चीज, और चेंज इन इंटेंसिटी भी, अपन चेंज इन इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वहां पे जाएगी इंटेंसिटी तो कुछ कम डिक्रीज, बट उसमें आपको इसको ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। फिर अपन देखते हैं, अब हो रहा है राकेश परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रैकिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फ्रॉम डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑब्जर्व इन ऑब्जर्व दैट इन ऑल केसेस, इनमें से कौन सा केस उसको ऑब्जर्व करेगा। तो हमने अभी तक जो पढ़ा कि अगर अपन का ये ग्लास स्लैब है, मान लो ये हमारा ग्लास स्लैब है, लाइट रे आई, ऐसे टकराई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, फिर जैसे ही जाएगा रेयर मीडियम फिर से ऐसा हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, एक सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर, ये हमारा आई, ये हमारा आई, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट तो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टकराएगी तो अपन को क्या पता चला यहाँ पे, एंगल ऑफ, अगर डेंस ग्लास इज आवर डेंसर मीडियम, तो लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रही है तो ये एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना भाई। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो आई होगा वो बड़ा होगा किससे, आर से, ठीक है। और अपन क्या बोलेंगे यहां पर, अगर बोले जो एंगल ऑफ इमर्ज इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर है, तो अपन क्या बोलेंगे, आई जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है तो बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और आई जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व करता है, करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो, ठीक है। अब अपन समझेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने इससे पहले क्या देखा कि लाइट का जो बेंडिंग फेनोमेना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी अपन देखेंगे कि लाइट जब होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रोपोगेट करती है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये जा रहा था, इसका डायरेक्शन ये था, सॉरी, इसका डायरेक्शन ये था, उसका डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसमें दो लॉ पढ़ने आपको, ठीक है। जिस तरीके से आपके पहले में दो लॉ थे उसमें दो लॉ, इसमें भी दो पॉइंट से आपको ध्यान देना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है, पहला लॉ ये बताता है कि इंसिडेंट लाइट, इमरजेंस, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे होंगे और साथ के साथ एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल इज एट द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक है। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे और सेम ही प्लेन पे होंगे। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड द नॉर्मल आर लाइंग इन अ सेम प्लेन, ठीक है, लाइंग इन अ सेम प्लेन। सेकेंड लॉ को देखते हैं अपन, ठीक है। तो अपन ने उस टाइम बताया, सेकेंड लॉ ये स्टेट करता है कि जो रेशियोज है एंगल का, कौन से, रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, किसके साथ, साइन के साथ, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखो, द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ अ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर अ गिवन लाइट,
ठीक है, फॉर अ गिवन कलर। ठीक है, कोई भी एक गिवन कलर के लिए वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अपन क्या बोल सकते हैं, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को, इस जो कांस्टेंट होता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। और इसी रेशियो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, इन दोनों का साइन का जो रेशियो होता है, साइन आई बाय साइन आर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी रेशियो को कांस्टेंट बोलते हैं। और यही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इनके रेशियोज पे डिपेंड करता है। अगर रेशियो जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगा, वही क्या होता है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखो इसमें आपको ना, आपको कुछ वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं एक दो वैल्यूज लिख दे रहा हूं, आप साइड के साइड लिखते जाना। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1। ठीक है, ये सारे वैल्यूज को आपको याद रखने पड़ेंगे। ये सारे वैल्यूज को आपको याद रखने हैं, जिससे आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इससे बेस्ड, तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो देखो लाइट जब इंसिडेंट कर रही है एक सरफेस पे, तो इसको अपन क्या बोले, इंसिडेंट एंगल। अब ये क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम है, तो क्या आ जाएगी, टुवर्ड्स दिस। और आर डी शर्मा को क्या पसंद है, नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर गई, तो ये क्या होगी, इतने एंगल से डेविएट हो गए, तो इसको अपन ने क्या बोला, डेविएशन एंगल, दैट इज I-R। ठीक है, फॉर डेंस रेयर टू डेंसर। ठीक है, तो इसी को अपन ने क्या बोल दिया, कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला क्या है कि तीनों जो क्वांटिटीज है, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, लाइंग इन अ सेम पॉइंट एंड अ सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बताता है, द रेशियोज ऑफ द एंगल ऑफ अ साइन वैल्यूज फॉर अ रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे एंड द इंसिडेंट रे आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो साइन आई रेशियो क्या लेना, हमेशा इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट अपॉन रिफ्रैक्शन, इन दोनों का क्या हो जाएगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को बाद में क्या बोल दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अभी अपन समझेंगे इसको। ठीक है, अब ध्यान दो, हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं छोटा सा, कि एक पेंसिल है। ठीक है, हमने पानी में डिप कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक सिक्के को अगर आप पानी के बॉटम पे रख देते हो, बकेट के बॉटम पे रख देते हो, तो सिक्का कहाँ अपीयर होता है, ऊपर अपीयर होता है। क्यों ऐसा अपीयर होता है, इस चीज को समझो। लाइट का वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है, उसके कारण उसका लाइट क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। ठीक है, इसी के कारण उसका अपीयरेंस क्या हो जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर इस पेंसिल को रख दे इसमें, ठीक है, तो हमें पेंसिल कैसे दिखती है, टेढ़ी दिखती है। क्या एक्चुअल में टेढ़ी होती है पेंसिल, नहीं ना भाई। वो क्या होता है, उसका जो रे ऑफ लाइट उससे जो हमारी आंखों में आ रहा है, वो क्या हो जाता है, बेंड हो चुकी है, जिसके कारण जो एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ द पेंसिल है, वो यहाँ पे है, जो हमें दिखती नहीं है। बट बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग फेनोमेना ऑफ लाइट, वो कैसा अपीयर होती है, यहाँ पे अपीरेंट पोजीशन पे अपीयर होती है, जो कुछ ऐसे अपीयर होती है। ठीक है, और आपको बॉटम भी कहाँ पे दिखता है, फिर यहाँ पर जो अपीयरेंस बॉटम है कुछ ऐसा दिखता है, अगर साइड से देखोगे तो। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन फेनोमेना ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन फेनोमेना ऑफ लाइट अंडर द वाटर, द लाइट बेंड्स, ड्यू टू विच पेंसिल आल्सो अपीयर्स एज अ बेंड। ठीक है, उसके कारण लाइट बेंड हो रही है, तो पेंसिल भी अपीयर ऐसे होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब अपन समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने अभी साइन आई बाई साइन आर लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो देखो अभी अपन समझेंगे। ये हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, इसका अपन इंसिडेंट एंगल बोले, ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा क्या हो गया भाई, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा मीडियम 1 था, ये हमारा मीडियम 2 था। तो अभी हमने क्या बोला, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, तो लाइट कहाँ बेंड होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो अभी अपन अगर इसके लिए लिखें, तो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने यही सीखा है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, बेसिकली अगर इस जगह का मीडियम को अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेते हैं, यहाँ का अगर 2 ले लेते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब देखो इसका जो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमको ये समझ में आया कि लाइट की वेलोसिटी इस मीडियम में कुछ थी और इस मीडियम में कुछ और, इस मीडियम में ज्यादा थी, इस मीडियम में कम थी। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1
विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, वो किसके बराबर हो जाता है? स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो लाइट है, जो लाइट है मीडियम 2 में वेलोसिटी अपॉन मीडियम 1 पे वेलोसिटी। ठीक है, इसको अपन दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिख दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अपन इसको लिख क्या सकते हैं? म्यू 2 बाई म्यू 1। तो अगर अपन इसको उठा के नीचे लेके आ गए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? n1 बाई n2। तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन n12। तो इसी को अपन ने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो है, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो अभी अपन यहां पे क्या बोलेंगे? अगर अपन को ग्लास दिया हुआ है, ठीक है, अभी अपन को अगर ग्लास दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालने बोला है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे उस चीज को समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर अपन को इस जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अपन अगर लिखे तो ये हो जाएगा n2, इसका अपन ने n2 बोला, इसका n1, तो n2 बाई n1। तो हमारा साइन i बाय साइन r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? n2, जो अपन जिस तरीके से लिख रहे थे, n2 रिस्पेक्ट टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 हमारा क्या है? एयर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको अपन ने उसी तरीके से लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये हमारा क्या है? NaG है, और ये हमारा क्या है? NGA है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वो आपको गिवन है, दैट इज 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज गिवन 1.5। तो अगर अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्लास निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? ये आपको गिवन है, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर यहां पे लिखा हुआ है NaG। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वो क्या हो जाएगा? NGA के बराबर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दैट इज गिवन, दैट इज 1.5। हमने पुट कर दिया 1.5, तो हमारा क्या आ गया वैल्यू? 0.66। ठीक है, 0.66। तो इस तरीके से अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो अपन को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? यहाँ से क्या आ जाएगा? n2 बाई n1, और यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, आप मेरे को बताओ, इस मीडियम में उसकी वेलोसिटी कम थी, इस मीडियम में उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इसके लिए अगर रिलेशन लिखे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2, ऐसे लिख सकते हैं। वेलोसिटी अपॉन 1, वेलोसिटी अपॉन 2, यहीं से लिख दिया वेलोसिटी अपॉन 1 अपॉन वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, अपन यहाँ से लिख सकते हैं। अब अपन समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। ठीक है, जैसे वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.003। 1.0003, 3 टाइम्स 0 इंटू 3। सबसे सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज ट्रीट करते हैं, वो क्या होता है? वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑलमोस्ट 1.3। ठीक है, और भी इसमें वैल्यूज होते हैं 0 0, बट आपको इसको कैसे लेना है? 1.3 लेना। सिमिलरली वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज ऑल्सो 1.3। अप्रोक्सीमेट थोड़ा बहुत चेंज रहता है, लेकिन आपको इतने में ही रखना है, 1.3। उसके बाद अगर अपन देखें हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोनिकल ग्लास, क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, तो वो किसके बराबर होता है? 1.5। इन सबको नोट कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम दैट इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस दैट इज 1.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दैट इज आल्सो 1.3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्राउन ग्लास दैट इज 1.52। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इस रॉक सॉल्ट, ये दिया हुआ रॉक सॉल्ट, वो कितना दिया हुआ? 1.54। ये भी इसमें 1.54 दिया हुआ है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड दैट इज मच हायर, वो कितना हो जाता है? 2.42। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है? 2.42। और इन सबके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है, वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर किए गए हैं? वैक्यूम के मेजर में रिस्पेक्ट किए गए। ठीक है,
तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझो। जो रे ऑफ लाइट है इस मीडियम में सबसे ज्यादा होगी, जैसे इसमें एंटर करेगी लाइट कम स्लो हो जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां पर, अगर स्टेटमेंट बोले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इज वैक्यूम दैट इज 3 into 10⁸ ठीक है। तो अगर इस मीडियम की बात करते हैं, ठीक है, अगर इस मीडियम की बात करते हैं तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज 1.3 टाइम्स लेसर देन द एयर, द वैक्यूम। तो इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या हो जाता है, 1.3 टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किससे, इस मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट निकाले वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में 1.3 टाइम्स कम हो जाता है। तभी हमारा यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा 1.3, ठीक है। सेम इसमें भी क्या बोल सकते हैं कि इसमें रॉक सॉल्ट में, अगर ये रॉक सॉल्ट में देखिए स्पीड ऑफ लाइट अगर इसका मेजर करते हैं वो क्या हो जाता है, 1.54 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। और सबसे कम किसमें होता है, डायमंड में, ठीक है। इसीलिए अभी अपन डायमंड, पता है एक कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, डायमंड ग्लो करता है, चमकता है। क्यों इतना चमकता है, क्योंकि लाइट जो है ना इसके अंदर में जाके ट्रैप हो जाता है। वो चीज आपको अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इस चीज को समझो, ठीक है। तो अगर अपन बोले द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 दैट इज गिवन। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब डायमंड में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो 2.4 टाइम्स रिड्यूस हो जा रही है इन ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज reduced by 2.43 टाइम्स, 2.42 सॉरी 42 है, 42 टाइम्स, reduced by 2.42 टाइम्स। तो एयर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर डायमंड में जा रही है वो कितना हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 2.42 टाइम्स से, ठीक है। अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर इसके लिए लिखें कि कितनी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो वो किसका हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपन क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू, अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्ट, अब यहां पे क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि हमें पता है, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। अगर इसको इधर कर देते, इसको इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो अपन को फाइंड करना है क्या, वीडी फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वीडी, ध्यान देना, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज हमें पता है 3 into 10⁸, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें पता है 2.24, तो अपन ने 2.24 पुट कर दिया। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। यहां से फाइंड हो जाएगा। आप इसको डिवाइड दे दो तो वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट डिवाइड दो 1.2 समथिंग अप्रोक्स के आसपास आ जाएगा इंटू 10⁸, ठीक है। चलो अब देखो, इसको फिर से अपन अगर फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करते हैं, इसी फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 वो आपको दिया हुआ है v1, तो अपन क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 दैट इज v1/v2, ठीक है। अब इसी को हमने एक और फॉर्मूला सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। यहाँ पे v1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है। आपको ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर इस कोई क्वेश्चन में फर्स्ट मीडियम नहीं मेंशन हो, फर्स्ट मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं बताना है आपको, फर्स्ट मीडियम को क्या लेना है, टेकन एज अ एयर लेना है, कुछ अगर नहीं बताया गया टेकन एज अ एयर लेना है, ठीक है। और अगर फर्स्ट मीडियम एज अ वैक्यूम ले रहे हैं, फर्स्ट मीडियम को एज अ वैक्यूम ले रहे हैं, तो वहां पे एक वर्डिंग यूज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड मीडियम को अगर अपन कॉल्ड करते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ द फर्स्ट मीडियम, if the first medium is a vacuum, then the refractive index of the second medium is called absolute refractive index। तो अगर पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है
कि पहला मीडियम जो है वो वैक्यूम है, तो सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक वर्ड आ जाएगा ये। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वेरी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ ठीक है, इसको इधर नहीं लिखते हैं। और किसमें आता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान में रखना है, इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। लाइट एंटर्स इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। द व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास मीडियम। तो आपको स्पीड ऑफ द लाइट बताना है, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दैट इज, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2:n1। तो अपन को फॉर्मूला पता है, अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ द लाइट आपको फाइंड करना है किसमें, ग्लास के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो अगर अपन को ये गिवन है, n2 कितना गिवन है, ये गिवन है 1.5, तो अपन क्या लिखेंगे 1.5। यहां पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ और ये क्या हो जाएगा vg। ठीक है, तो अपन यहां से क्या कर सकते हैं, इस vg को इधर ला सकते हैं। तो हमारा vg क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। तो 1.5 को अपन लिख क्या सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं 3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 3 कट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी 3 इंटू 2 इंटू 10⁸। आपको यहाँ पे n2 भी गिवन था और आपको स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। चलो इस क्वेश्चन को 1 मिनट पॉज लेके करो। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है वाटर की, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट। आपको स्पीड ऑफ द लाइट फाइंड करनी है। चलो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर दिया हुआ है, दैट इज 4/3। तो स्पीड ऑफ लाइट आपको बतानी है किसमें, वाटर में। तो अपन को पता है फॉर्मूला n2/n1। ठीक है, n2/n1 अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, v1/v2। ठीक है, v1/v2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, इसका वैल्यू अपन क्या बोलेंगे 3 इंटू 10⁸। v2 आपको वाटर का निकालना है, यहाँ पे वाटर है। अब n2/n1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ वैल्यू 4/3, तो अपन लिख दिए 4/3। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस साइड को इधर लेके आ जाओ, इस साइड को इधर लेके आ जाओ और वाटर को इधर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4/3। इसको ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁸। तो अगर कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2.2, अप्रोक्सीमेट क्या आएगा, इसको डिवाइड दो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸। ठीक है, तो देखो अपन ने यही देखा, यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलेज जो देखे हैं आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, n2/n1 इक्वल टू v1/v2। ठीक है, यहाँ पे आपका स्नेल्स लॉ लगेगा, आपका साइन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। देखो इस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप एक बार फाइनल वहां पे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एकदम आराम से इसको एक बार लिख लो और इसको बिल्कुल याद रखना। साइन, मैं एक डायग्राम भी बना दे रहा हूँ, नोट लिख के लिखना, नोट नोट लिख के लिखो। ये मीडियम हो गया, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये आई हो गया, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू n1/n2 इक्वल टू v2/v1। ये आपको याद रखना है बस। n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। किसके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। n1 और n2 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ठीक है, और n2 क्या है, इधर का मीडियम। तो कोई भी, तो अगर लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर में है तो किधर, इनसाइड द नॉर्मल, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जा रही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये हमारा रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर फॉर अ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.3, देन व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट ऑन गोइंग वाटर टू एयर। तो अगर वाटर, अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर से वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर
refractive index of water with respect to air that is given, that is 1.33. ठीक है, अपन इसको कैसे समझेंगे, ऐसा समझ, देख ऐसा सिंपल, ये लाइट है, ये मेरा एयर है, ये मेरा वाटर, ये हमारा नॉर्मल, ये लाइट रे ऐसे आई ऐसे बेंड होगी, तो लाइट रे जो है एयर टू वाटर जा रही है, ठीक है, लाइट रे क्या है, एयर टू वाटर, तो अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, साइन आई साइन आर N2 बाई N1, ठीक है, तो अपन N2 बाई N1 दैट इज गिवन, दैट इज 1.33, ठीक है। अब आपको फाइंड करना व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, ठीक है, तो अपन को फाइंड क्या करना है, इस नेक्स्ट वाले में N1 बाई N2 का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, तो क्या अपन N1 को नीचे लेके आ जाए, इसको ऐसा लिख दें N2 बाई N1, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन N21 बोल सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है 1.33, तो अपन ने लिख दिया 1 बाई 1.33, 1.33 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर अपन बताएं इसको ऐसे लिख, 1.3 को 4 बाई 3 लिख सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 का मतलब क्या होता है 0.75, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट इज गिवन, दैट इज 0.75, ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे क्या, अगर इसको पढ़ें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर दैट विल बी 0.75, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, चलो लिखो, इधर मेरा एयर है, इधर मेरा वाटर है, नेक्स्ट करते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, which of the following in which of the following given medium light move faster, लाइट किसमें फास्टर मूव करेगा, तो हमें पता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाती है तो लाइट स्लो मूव करता है, हमने देखा है, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना हाई रहेगा, जैसा ऐसा मान कि दो मीडियम है, ठीक है, ये मान ले एयर है, ये एयर है, ये भी एयर है, यहाँ पे N1 है, ये N2, ठीक है, तो अगर मेरा ये डेंसर मीडियम, अपन अज्यूम कर रहे हैं N1 इज ग्रेटर देन N2, तो लाइट इसमें स्लो ट्रेवल करेगी, तो अगर स्लो ट्रेवल करेगी तो लाइट किधर बेंड होगा, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है, और लाइट इसमें थोड़ा रिलेटिवली फास्टर ट्रेवल करेगा तो लाइट किधर बेंड होगा, मतलब नॉर्मल की तरफ तो बेंड होगा क्योंकि डेंसर मीडियम है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये अगर मेरा R1 हुआ, ये मेरा R2 हुआ, तो अपन क्या बोलेंगे, R1 जो है छोटा हो जाएगा R2, ठीक है, बेंडिंग जो है R1 जो है छोटा हो जाएगा N2 से, वेलोसिटी अगर बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आया है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें ज्यादा रहेगी, ये लेस डेंसर है ना, ये मेरा लेस डेंसर है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें ज्यादा आ जाएगी, इसमें ज्यादा आ जाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे V2 जो है ग्रेटर देन V2 जो ग्रेटर देन V1 हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इसमें ज्यादा आ जाएगी। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो आइस का मेंशन किया हुआ है 1.31, तो 1.33, वहां पे मैंने जो लिखवाया था वो भी करेक्ट है, उस पर आप करेक्शन ये बोल देना कि 0.33, आगे का अगर डेसिमल्स में लिखे तो 0.31 आपको दिया हुआ, तो कौन ज्यादा डेंसर है इन दोनों में, अगर अपन बताएं डेंसर बताएं, डेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस किसका है, आइस का, वाटर का दिया हुआ है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस कितना दिया हुआ है 1.31, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल कितना दिया हुआ है, एल लिख लेते हैं, ये कितना दिया 1.36, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अल्कोहल का, तो अपन लिखेंगे सबसे ज्यादा अल्कोहल का, और सबसे ज्यादा किसका है वाटर का है, और सबसे कम किसका है आइस का है, ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, कम था इसका, तो वेलोसिटी उसका ज्यादा था, तो अभी अगर अपन इसका वेलोसिटी बताएं कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो इसकी उल्टी हो जाएगी, तो वेलोसिटी इन अल्कोहल इस सबसे कम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर फिर कम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ आइस में सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो किस मीडियम में सबसे फास्टर मूव करेगा, आइस में, तो लाइट ट्रेवल फास्टर इन आइस, तो अपन क्या लिख सकते हैं ए वाले के लिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस विल बी फास्टर, अपन इसको भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एल्कोहल सबसे कम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ आइस, ठीक है,
नेक्स्ट वाले में देखते हैं, इन फॉलोइंग केस कैलकुलेट द इन द अबव टेबल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है किसमें, वाटर में। तो अपन को पता है n2 बाई n1 इक्वल टू v1 बाई v2, ठीक है। वेलोसिटी किसमें है, ये एयर लिए हैं, तो एयर में कितना होता है 3 इंटू 10⁸ आपको इस मीडियम में कैलकुलेट, n2 आपको गिवन है, n2 इज आवर वाटर बोला है, तो वाटर के लिए 1.33, तो अपन क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/9, तो अपन अपन अगेन इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ऊपर के टेबल से डेटा दिया हुआ है, इसको लिखना है, तो ये सब समझ में आया आप सबको, ठीक है। चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द पाथ ऑफ द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडियम ए बी सी, एक लाइट रे है जो एयर से डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जा रही है। तो गिवन एंगल, अब सब में एंगल्स दिया हुआ है, शोन इन अ फिगर, ठीक है। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन डायग्राम्स की मदद से आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, विन विच ऑफ द मीडिया ए बी सी हैज अ मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि रे ऑफ लाइट है, अगर यहां से आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही, सबके लिए 60 डिग्री पे आई। अब देखो इसमें 30 डिग्री इसका बेंड, इसमें इतना बेंड हो गया, इसमें 45 डिग्री हो गया, इसमें 40 डिग्री हो गया। तो हमने बताया था कि जितना ज्यादा डेंसर होगा उसमें उतना ज्यादा बेंड करेगा, ठीक है। तो अगर अपन बताएं इसमें कितना हुआ 30, इसमें कितना 30, इसमें कितना 45, इसमें कितना 40, तो इसमें सबसे ज्यादा बेंड हुआ 30 हो चुका है, तो अपन क्या बोलेंगे कि मीडियम ए जो है वो सबसे ज्यादा डेंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन डेंसर, ये 45, इसमें कम बेंड हुआ थोड़ा सा, इसमें 40 हुआ है, तो इसमें बेंड कितना हुआ, अगर इसमें बेंड बताएं 60 माइनस 30, 30 डिग्री बेंड हो गया। इसमें कितना बेंड हो गया, डेविएशन जिसको अपन बोल रहे हैं 60 माइनस 45, इसमें 15 डिग्री डेविएट हो गया है, ठीक है। और इसमें और ज्यादा डेविएट हो चुका है, तो अपन इसमें कितना बताएंगे 60 माइनस 40, तो इसमें कितना 20 डिग्री। तो सबसे ज्यादा डेविएट किसमें हुआ है 31st वाले में, उसके बाद सबसे ज्यादा डेविएट किसमें हुआ है, अगर अपन बताएं थर्ड वाले में डेविएट हो, उसके बाद इसमें, तो अपन क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी हो जाएगा, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसमें डेविएट हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, फिर इसका, ठीक है। तो अगर अपन को बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया हैव अ मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, तो मीडियम ए हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, तो अपन बोल सकते हैं मीडियम ए हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी। आप ऊपर में ये भी लिख सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। बी के लिए क्या लिखेंगे, बी के लिए देखो, थ्रू विच थ्री मीडियम द विल स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट उतना कम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा उसी में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगा, तो कम किसका, सी वाले का है, तो अपन क्या बोलेंगे वी सी वी बी वी ए, ठीक है, वी ए, सही है ना भाई। एक सेकंड, हाँ ये थोड़ा गलत लिख दिया भाई, देख इसमें बेंडिंग ज्यादा हुई है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा ना, तो देख यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा मीडियम बी, सबसे कम, कम बेंडिंग है, सबसे कम बेंडिंग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम हो जाएगा। तो अगर अपन इसमें लिखते हैं वीसी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे कम किसका हो जाएगा, अगर अपन बताएं सबसे जिसमें कम बेंडिंग हुई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, तो बेंडिंग सबसे कम किसमें है इसमें, तो अपन क्या बोलेंगे मीडियम थर्ड जो है इसकी वेलोसिटी क्या, यहाँ पे मीडियम बी जो है इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, मीडियम सेकंड ये वाले की, सी वाले की, क्योंकि उसमें बेंडिंग 15 20 डिग्री की हुई है, और इसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है, और सबसे ज्यादा बेंडिंग मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, वेलोसिटी सबसे कम, ठीक है। तो मैक्सिमम किस में हो जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी इन द मीडियम बी, मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीडियम बी,
ठीक है। अगर इसके बाद और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विल द लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी बेंड टुवर्ड्स, और विल द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए से बी में जा रहा है, ठीक है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये बताना है, ठीक है। तो ए से बी में जा रहा है, तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम, उससे तो कम है। तो अगर अपन बताएं दिस इज आवर ए मीडियम, और ए से बी में जा रहे हैं, आप बोला ए टू बी, ठीक है, तो हमारा किस में, ये हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर है, तो डेंसर से किस में आ रहा है, रेयरर में जा रहा है, तो डेंसर से अगर रेयरर में आता है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिकॉज म्यू ए, किसका, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी, ठीक है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। कैसे अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, फिर से देखो यहाँ पे, इसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है, इसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा होती है, ये ज्यादा डेंस हो गया ना, जितना नॉर्मल की तरफ बेंड होगा उतना ज्यादा डेंस हो जाएगा, इसमें बेंडिंग, अब इसको अपन निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है अपन कैसे लिखेंगे, देख ध्यान दे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एन वन बाई एन टू बाई सॉरी एन टू बाई एन वन, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, अगर इसका वैल्यू लिखते हैं, साइन आई, आई कितना है 60 डिग्री, का हमारा क्या आ जाएगा, √3/2, साइन आर इस केस में कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है n2:1, 2 से 2 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया √3, ठीक है, इसका कितना आ गया √3, सिमिलरली अगर इनका निकाले तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा √3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए कितना होता है भाई, यहाँ पे अगर निकाले 2/1/√2, तो √2 कट हो जाएगा, तो √2 हमारा क्या आ जाएगा इसमें √3/2, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है। इसके लिए निकाले साइन 40 डिग्री, आपको पता नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर इसका वैल्यू, साइन 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 डिग्री का जो वैल्यू आएगा उससे कम ही होगा, तो अपन यहाँ पे रिलेशन लेके लिख दिए हैं, साइन एंगल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज्यादा किसका हो, जिसमें ज्यादा बेंडिंग होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसमें उससे कम हुई 15 डिग्री का बेंडिंग हुआ, डेविएट हो चुका है, इसमें कितना 20 डिग्री का, तो इसका रिफ्रैक्टिव क्या उससे रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, बी के रिस्पेक्ट में, तो ए का सबसे ज्यादा, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का, ठीक है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस पे बेस्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी से स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से, ठीक है, चलो।